नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिनका नाम सुनते ही हमारे जहन में शौर्य, अदम्य साहस और स्वतंत्रता की तस्वीर उभर आती है। महाराणा प्रताप। देखिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज किसी आम राजा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अजेय योद्धा की है जिसने पूरी उम्र किसी के सामने घुटने नहीं टेके। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीर गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचकर देखिए, भारत का सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर, जिसकी सेनाओं की गूंज से ही पूरे देश में खौफ छा जाता था, उसी अकबर ने प्रताप के डर से अपनी राजधानी ही लाहौर बदल ली थी। जी हां, राजधानी ही बदल दी। ये एक ही बात हमें बता देती है कि इस कहानी में दांव कितने ऊंचे थे और उस अकेले शूरवीर का खौफ अकबर के मन में कितना भयानक रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मेवाड़ का स्वाभिमानी शासक। 1572 में जब महाराणा ने सिंहासन संभाला, तब परिस्थितियां बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले उनके जन्म स्थान को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बहस है, जिसे जानना जरूरी है। पारंपरिक रूप से तो हम सब यही सुनते आए हैं कि उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक जासूसों की तरह तथ्यों की जांच करें तो इतिहासकार विजय नाहर और देवेंद्र सिंह शक्तावत जैसे विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म असल में पाली के राजमहलों में हुआ था। उनका तर्क है कि उस समय कुंभलगढ़ सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह तैयार नहीं था। ये बहस वाकई इतिहास के इन पन्नों को और भी रोचक बना देती है। खैर, वापस लौटते हैं 1572 पर। गद्दी पर बैठते ही प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। अकबर बिना कोई खून बहाए मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। इसके लिए उसने एक के बाद एक कूटनीतिक मिशन भेजे। 1572 से 1573 के बीच 4 बड़े दूत आए: जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और अंत में टोडरमल। लेकिन प्रताप का संकल्प एकदम अड़िग था। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से साफ और सीधे तौर पर इनकार कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो गए तो युद्ध तो होना ही था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, हल्दी घाटी का महायुद्ध। चलिए 18 जून 1576 के उस दिन पर चलते हैं, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये रणभूमि सच में एक डेविड बनाम गोलियात वाली स्थिति थी। जरा आंकड़ों पर गौर करें। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना, जिसमें बमुश्किल 3000 घुड़सवार और करीब 400 भील धनुर्धर थे, और उनके ठीक सामने कौन था? राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली एक विशाल मुगल सेना, जिसमें 5000 से 10,000 के बीच सैनिक थे। मेवाड़ के सैनिक बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वे गिनती में बेहद कम है, लेकिन फिर भी वो इस रणभूमि में सीना तान कर चट्टान की तरह खड़े रहे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रताप इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनकी असली ताकत था उनका वो विविध और वफादार गठबंधन। हकीम खां सूरी, जो उनकी सेना के एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे, राणा पूंजा सोलंकी, जो भीड़ समुदाय के एक बेहद सच्चे और जांबाज नेता थे, और सबसे बढ़कर झाला मान सिंह। जब झाला मान सिंह ने युद्ध भूमि में प्रताप को चारों ओर से दुश्मनों से घिरता देखा, तो बिना एक पल सोचे उन्होंने महाराणा का मुकुट खुद पहन लिया। दुश्मनों को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ताकि प्रताप सुरक्षित वहां से निकल सकें। अब हल्दी घाटी का जिक्र हो रहा हो और चेतक की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। युद्ध भूमि से बाहर निकलते वक्त महाराणा का ये वफादार घोड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वामी को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं उनके सामने अपने प्राण त्याग दिए। ये एक ऐसा भावुक कर देने वाला क्षण था जो आज भी वफादारी की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है। और इस लड़ाई के बाद शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, संघर्ष और वनवास। हल्दी घाटी के बाद का समय महाराणा प्रताप के जीवन का शायद सबसे कठोर दौर था। अरावली की घनी पहाड़ियों में उनका एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। इस मुश्किल वक्त में जीवित रहने और मुगलों के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए उन्होंने एक खास रणनीति का सहारा लिया, छापामार युद्ध प्रणाली, जिसे हम गोरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। इसमें होता यह था कि गहरी घाटियों और जंगलों का फायदा उठाकर बड़ी मुगल सेनाओं पर अचानक से हमला किया जाता और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते। हालांकि इस रणनीति की शुरुआत उनके पिता उदय सिंह ने की थी, लेकिन इसे एक कला की तरह निखारा प्रताप ने, और सच कहूं तो मुगलों की नाक में दम करके रख दिया था। अब यहां एक बहुत ही मशहूर सवाल आता है। हम सब ने बचपन से कहानियों और लोकगीतों में सुना है कि इस वनवास के दौरान महाराणा और उनके परिवार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी थीं। पर क्या ये बात ऐतिहासिक रूप से सच है या महज एक मिथक है?
आइए इसे समझते हैं। अगर हम इतिहासकार विजय नाहर के जुटाए गए साक्ष्यों को देखें तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं लगती। पहाड़ों में रहते हुए भी कोई साधारण जीवन नहीं चल रहा था। प्रताप के पास उस समय भी 15,000 घुड़सवारों और 20,000 पैदल सैनिकों की एक बहुत ही विशाल सेना थी। उनके पास अपार संसाधन थे और यहां तक कि उन्होंने सुंगा पहाड़ पर एक बाकायदा सुंदर बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। जाहिर है, इतनी सुसंगठित और मजबूत व्यवस्था के होते हुए घास की रोटी खाने की नौबत कभी आई ही नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि जंगलों में रहते हुए ये सब कैसे संभव हुआ। जरा इस आंकड़े को देखिए, 23 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। ये वो ऐतिहासिक और विशाल आर्थिक मदद थी जो मेवाड़ के सेनापति और मंत्री भामाशाह ने महाराणा प्रताप को सौंपी थी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे 24,000 सैनिकों का पूरे 12 सालों तक आसानी से भरण पोषण किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इस लंबे वनवास में सिर्फ तलवारों की जंग नहीं चल रही थी, एक तीखा मानसिक युद्ध भी लड़ा जा रहा था। एक बार जब ऐसी अफवाहें उड़ीं कि शायद प्रताप मुगलों से संधि कर रहे हैं, तो अकबर के दरबार में मौजूद पृथ्वीराज राठौड़ ने उन्हें एक खत लिखा। खत में पूछा गया, क्या हमारे सरदारों ने अपना साहस खो दिया है? क्या चित्तौड़ इस बाजार में बिक जाएगा? दरअसल ये प्रताप के स्वाभिमान को झकझोरने और उनकी परीक्षा लेने की एक सोची समझी चाल थी। लेकिन महाराणा का जो जवाब आया ना, उसने सारी शंकाओं को जड़ से मिटा दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए लिखा, सूर्य निश्चित रूप से पूर्व में दिखाई देगा जब तक प्रताप की तलवार मुगलों के सिर पर घूमती है। ये जवाब इतना कड़क, इतना स्पष्ट था कि इसने समर्पण के किसी भी छोटे मोटे विचार को वहीं दफन कर दिया और स्वतंत्रता की आग को और भी तेज भड़का दिया। इसी आग का नतीजा हमें देखने को मिलता है हमारे चौथे भाग में, दिवेर, मेवाड़ का मैराथन। साल 1582 का ये वो निर्णायक मोड़ है जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन का नाम दिया था। हुआ ये कि प्रताप ने बहुत ही गुपचुप तरीके से अपनी पूरी शक्ति को फिर से संगठित किया, मुगलों के संचार रास्ते काट दिए और अचानक से दिवेर की एक बेहद कड़ी सुरक्षा वाली मुगल चौकी पर एक जबरदस्त सुनियोजित हमला बोल दिया। मुगलों को तो भनक तक नहीं थी कि जंगलों में रहने वाला ये राजा इतनी बड़ी फौज लेकर ऐसा कहर बरपा सकता है। और इस युद्ध का मैदान तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुंवर अमर सिंह के भाले का वार इतना भयानक और शक्तिशाली था कि वो मुगल अधिकारी सुल्तान खां और उसके घोड़े दोनों को चीरते हुए आर पार निकल गया। वहीं दूसरी तरफ महाराणा ने खुद बहलोल खान को उसके घोड़े समेत एक ही झटके में काट डाला। इस विनाशकारी हमले ने मुगलों की कमर तोड़ दी। वो उल्टे पांव भाग खड़े हुए और इसका नतीजा ये हुआ कि मेवाड़ से 36 मुगल चौकियां पूरी तरह हटा दी गईं। अगर हम इन दो महान युद्धों को अगल बगल रखकर देखें तो हल्दी घाटी एक ऐसा युद्ध था जहां महाराणा के अस्तित्व की परीक्षा थी, वो एक नैतिक जीत थी। लेकिन दिवेर एक पूर्ण और बेहद निर्णायक सैन्य विजय थी और इसी विजय के दम पर प्रताप ने अपने खोए हुए राज्य के अधिकांश हिस्सों को मुगलों से वापस छीन लिया था। अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, स्वर्णिम युग और अंत। पूरे 25 सालों के इस थका देने वाले लेकिन अटूट संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या निकला, आइए देखते हैं। साल 1585 आते आते एक बहुत बड़ी चीज हुई। ये वो साल था जब अकबर की सेनाएं लगातार हार और नुकसान झेल झेल कर इतनी थक चुकी थीं कि अकबर ने आखिरकार मेवाड़ की तरफ देखना ही छोड़ दिया। प्रताप ने शांति के मौके का पूरा फायदा उठाया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाकर पूरे राज्य में सुशासन और खुशहाली स्थापित की। और फिर वो दिन आया, 19 जनवरी 1597। 56 वर्ष की आयु में अपनी मातृभूमि को एक बार फिर से स्वतंत्र और समृद्ध देखने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड में बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अंतिम सांस ली। इतने अशांत और संघर्षपूर्ण जीवन के बाद ये वाकई एक बेहद सुकून भरी विदाई थी। पर दिलचस्प बात यह है कि इस महान योद्धा की मृत्यु का असर सिर्फ मेवाड़ पर नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन पर भी बहुत गहरा हुआ। कवि दुर्सा आढ़ा बताते हैं कि जब अकबर को प्रताप के निधन की खबर मिली तो वो एकदम सुन्न पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। अकबर ने मन ही मन इस बात को स्वीकार किया कि प्रताप ने कभी अपने घोड़ों पर मुगलों का दाग नहीं लगने दिया और न ही कभी अपनी पगड़ी किसी के आगे झुकने दी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक अकेले इंसान का एक पूरे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ कभी न झुकने वाला ये जो संकल्प था, ये आज के समय में हमें कैसे प्रेरित करता है? जब हमारे सामने भी पहाड़ जैसी मुश्किलें या नामुमकिन से लगने वाली चुनौतियां खड़ी हों, तो क्या हम महाराणा प्रताप की तरह अडिग खड़े रह सकते हैं
ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे हमारी आज की जिंदगी से जुड़ता है। इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। आज के इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।